कल हम लोग बात कर रहे थे गोलकनाथ पे। शुरुआत ही हुई थी गोलकनाथ की, और आपसे कहा गया था कि गोलकनाथ और केशवानंद भारती दोनों के जो बीज हैं वो किसमें पड़ गए थे? आपका जो सज्जन सिंह का मामला है उसी में पड़ गए थे, क्योंकि दो न्यायमूर्तियों ने ऐसे मत व्यक्त किए थे जिनके आधार पर आगे की बात चली, और एक बात गोलकनाथ में दिखाई दी और दूसरी बात केशवानंद भारती में। गोलकनाथ इसे डिसाइड करने में कोर्ट ने दो आधार लिए थे। एक, संसद की कोई संविधायी शक्ति नहीं है, ठीक है, संसद की कोई संविधायी शक्ति नहीं। और दूसरा आधार था कि जो अनुच्छेद 13 में विधि शब्द लिखा गया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये भी आता है। दो मुख्य आधार हैं उनके। उनका कहना है कि कोई संविधायी शक्ति नहीं, और इस तरह शंकरी प्रसाद सिंह और सज्जन सिंह, इनमें जो बातें नहीं स्वीकार हुई थी, क्योंकि ये बिल्कुल रिवर्स बात कर रहे हैं। वो कहते हैं संविधायी शक्ति है, और अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द लिखा हुआ है उसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता। इसलिए जस्ट रिवर्स है मामला। और गोलकनाथ में जस्टिस सुब्बा राव, जो फंडामेंटल राइट्स के बड़े चैंपियन माने जाते हैं, मतलब वो बड़े एडवोकेट माने जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के, उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ तर्क दिए थे, क्योंकि कोई भी बात बिना तर्कों के कही नहीं जा सकती, और जो बात बिना तर्कों के कही जाती है सिर्फ अथॉरिटी के आधार पर, गुंडागर्दी उसी का नाम होती है, ठीक है। अगर गुंडागर्दी को हम डिफाइन करेंगे तो गुंडागर्दी में होता क्या है? जो गली का गुंडा है वो अपनी बात बिना किसी तर्क इससे स्वीकार कराना चाहता है। तो अगर आप ये बात कहेंगे कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, और अगर आप ये भी कहेंगे कि विधि शब्द के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और इसलिए अनुच्छेद 13(2) का प्रतिबंध इस प्रकार लागू होता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि वो कानूनी है, कानून की परिभाषा में है 13(3) में, और 13(2) ये कह देगा कि राज्य कोई ऐसी विधि बनाएगा ही नहीं। तो एक बड़ा सीधा निष्कर्ष निकलेगा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस ढंग का नहीं होगा जो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दे। और इसके समर्थन में उन्होंने ये भी कहा कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नहीं है। तो इन दोनों बातों को आपको साबित तो करना ही होगा, बिना साबित किए ये बात किसी न्यायमूर्ति की लगेगी नहीं। तो इसके लिए जस्टिस सुब्बा राव जो लीड कर रहे हैं, ठीक है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, किसका? मेजॉरिटी का, गोलकनाथ में, उन्होंने रीजनिंग डेवलप करनी शुरू की है। तो उनका सबसे पहली बात तो यही है कि अनुच्छेद 368 देखिए, उसमें प्रक्रिया इस शब्द का उपयोग किया है, शक्ति शब्द का उपयोग नहीं किया। तो फिर शक्ति शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया, जबकि विधायिका सचेतन विधायन करती है? और जब सचेतन विधायन करती है तो फिर शक्ति शब्द का लोप ये क्यों किया, इस पर सोचना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं किया जा सकता
कि हम ये मान ले कि धोखे से छूट गया होगा, क्योंकि ये विधायिका के किसी भी कृत्य के बारे में माना ही नहीं जा सकता, ये सिद्धांत के विपरीत है। जिसे हमने कई बार कहा कि सिद्धांत के खिलाफ है कि ये मान लिया जाए कि ईश्वर आपका बुरा कर रहा है, ये माना नहीं जा सकता। आपकी मान्यताएं कुछ भी हो, क्योंकि आपकी तो आदत शुरुआत से यही रही है कि खुद को बचा लेना। दुनिया गलत है, बस एक बार ये नहीं मानना है कि हम गलत हैं। क्षेत्र कोई भी हो, तो ये तो आदमी की आदमियत से भरी आदत है, वो खुद को गलत कैसे मानेगा? तो खुद को तो गलत मानना ही नहीं है। दुनिया गलत हो सकती है, हम नहीं। तो लेकिन जो जागृत है उसके कार्य के बारे में तो ये माना ही नहीं जा सकता कि उसको भूल से कुछ हुआ होगा। तो विधायिका ने जानबूझकर शक्ति शब्द का लोप किया। तो शक्ति शब्द का लोप क्यों किया? तो जस्टिस सुब्बाराव का तर्क यह है कि शक्ति शब्द का लोप इसीलिए किया है ताकि संविधान संशोधन को भी विधि शब्द जो अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है उसके अंतर्गत लाया जा सके। क्योंकि अगर शक्ति वहां लिख देंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अनुच्छेद 368 में विधायिका को मिल जाएगी, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट पावर मिल जाएगी तो विधायिका जब कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का उपयोग करेगी तब उसके द्वारा किए गए कृत्य फंडामेंटल राइट की कसौटी पर कसे जा ही नहीं सकेंगे, ऐसा न हो पाए, इसके लिए उन्होंने शक्ति शब्द का प्रयोग वहां नहीं किया। क्योंकि फिर विधायिका को संविधान के संशोधन की शक्ति ये अवशिष्ट शक्तियों से प्राप्त होगी, ठीक है? क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां जो अनुच्छेद 248 में दी गई वो ये कहती हैं कि जहां विधायिका किसी काम को करने की शक्ति तीनों सूचियों से प्राप्त नहीं कर सकती। संवर्ती सूची में जो राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची है, तीनों सूचियों से प्राप्त नहीं कर सकती, वहां केंद्रीय विधायिका उस संबंध में शक्ति संपन्न मानी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए शक्ति शब्द का प्रयोग वहां नहीं किया ताकि संविधायी शक्ति आए नहीं संसद में। प्रक्रिया तो बताई, शक्ति इस शब्द के प्रयोग से, ठीक है, बचाव रखा ताकि संविधान संशोधन को विधायी शक्ति के अंतर्गत किया जाए, और जब विधायी शक्ति के अंतर्गत किया जाएगा तो फिर अनुच्छेद 13 के लागू होने में कोई समस्या बची ही नहीं, ठीक है ना? इसलिए उन्होंने कहा कि शक्ति शब्द का प्रयोग वहां नहीं किया। दूसरा तर्क उन्होंने दिया और कहा इसी परिप्रेक्ष्य में जब आप अनुच्छेद 13 को पढ़ते हैं तो फिर आपको दिखता है कि इसीलिए ताकि संविधान संशोधन भी विधि शब्द की डेफिनेशन में लाया जा सके, उन्होंने 13(3) की परिभाषा को इंक्लूसिव रखा, एक्सक्लूसिव नहीं रखा। उन्होंने ये शब्द प्रयोग किए कि विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये शब्द रखे इसीलिए क्योंकि 368 में जो संविधान संशोधन किया जाएगा उसको भी यहां विधि शब्द के अंतर्गत लाना है। और उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट इसे अमेंड ही नहीं किया जा सकता। इसका एक और सबूत यह है कि विधायिका ने सारे प्रावधान संविधान के उनके संशोधन की प्रक्रिया बताई है कि या तो सामान्य, हमने आपसे कहा था कि फॉर्मल मेथड 3 तरीके से उपयोग में लाया जाता है। कुछ प्रावधान हैं जिन्हें सामान्य बहुमत से संशोधित कर देते हैं, ठीक है ना, यानी सामान्य लेजिस्लेशन करके संशोधित कर देते हैं। वे प्रावधान जिनके बारे में संविधान के टेक्स्ट में यह लिखा है कि जब तक कि संसद अन्यथा उपबंधित न करे तब तक स्थिति ये रहेगी। तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रावधान तो संविधान के ऐसे हैं
जिन्हें सामान्य बहुमत यानी सामान्य लेजिस्लेशन उससे परिवर्तित कर देंगे। कुछ ऐसे हैं जिनकी स्पेशल मेजोरिटी यानी जो कुल सदस्य संख्या सदन की है उसका बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें एंट्रेंस प्रोविजन कहा, उनके लिए आधे राज्यों का समर्थन, लेकिन फंडामेंटल राइट अमेंड कैसे करेंगे ये बताया ही नहीं, ये नहीं बताया। और जब ये बताया ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये निकला कि फ्रेमर्स ये चाहते थे कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया ही ना जाए, इसलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट में संशोधन की कोई प्रक्रिया ये वर्णित ही नहीं की, ठीक है ना। जानबूझकर उन्होंने संशोधन की कोई प्रक्रिया वर्णित नहीं की है, इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा ये थी कि फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं होने चाहिए। इसी बात के समर्थन में उन्होंने एक और बात कही, क्योंकि ये बात बहुत स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अन्य प्रक्रियाओं के बारे में भी इंट्रेंस प्रोविजन को छोड़ दें तो बाकी जो 2 प्रक्रियाएं हैं उनमें से भी विशेषकर, ठीक है, जो लेजिस्लेशन के माध्यम से संविधान को संशोधित करना उसके बारे में भी चलो टेस्ट में मिल जाता है कि जब तक कि संसद अन्यथा उपबंधित न करे, लेकिन विशेषकर जो बीच की प्रक्रिया है, ठीक है ना, जो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, ये प्रक्रिया किन किन प्रावधानों का संशोधन करने के लिए उपयोग की जाएगी ये भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो सिंपल ये कह देना बहुत प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने एक और तर्क लिया कि फंडामेंटल राइट ये नॉन अमेंडेबल है, इनमें संशोधन नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि फंडामेंटल राइट किसी ने भी आदमी को नहीं दिए, किसी ने नहीं दिया, इनकी सिर्फ आधिकारिक घोषणा हुई है। संविधान के अन्य जो प्रावधान है, चाहे वो, ठीक है, लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था हो, निष्पक्ष न्यायपालिका हो, कुछ भी हो, वो मानव द्वारा प्रदत्त मूल्य हैं, ठीक है, वे मानव द्वारा प्रदत्त हैं, मानव द्वारा अर्जित हैं। लेकिन जहां तक सवाल फंडामेंटल राइट का है, वे मानव द्वारा अर्जित या प्रदत्त मूल्य नहीं है, वे ईश्वर द्वारा प्रदत्त या प्रकृति द्वारा प्रदत्त, ठीक है, अधिकार हैं। इसलिए किसी मानवकृत व्यवस्था को उन्हें लेने का कोई हक नहीं है। वे उस दिन भी थे भारत के निवासियों को जिस दिन संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 से पूर्व अगर फंडामेंटल राइट नहीं थे तो स्वतंत्रता, ठीक है, इसका जो आंदोलन चल रहा था, वो आखिर किस नैतिक आधार पर चल रहा था? अब कौन सी स्वतंत्रता मांग रहे थे जो आपको थी ही नहीं? जब आपको थी ही नहीं तो फिर आपको वो मांगने का नैतिक हक कहां से मिलता है जो आपका है ही नहीं? आप कल से दूसरे के मकान की मांग करो तो आप कितने जस्टिफाइड कहे जाओगे? ये तो बात ही गलत है। इसलिए उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट ये नॉन अमेंडेबल है, क्योंकि ये संविधान के पूर्व मौजूद थे। इनकी घोषणा सिर्फ संविधान में हुई है, इसलिए संविधान के प्रावधान इन्हें संशोधित नहीं कर सकते, ठीक है। और इसीलिए
उन्होंने एंट्रेंस्ड प्रोविजन तक को संशोधित करने की व्यवस्था वहां की, लेकिन फंडामेंटल राइट के संबंध में कोई प्रक्रिया ये नहीं बनाई। और जो प्रक्रियाएं बनाई हैं उनमें से दो तो ठीक है स्पेसिफिकली बताया गया है कि कौन से भाग को संशोधित करने के लिए उपयोग की जाएंगी, एक बचती है सिर्फ, ठीक है ना, कौन सी, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, सिर्फ एक बचती है जिसका उपयोग फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो नहीं उपयोग की जा सकती, इसके लिए दो तर्क। एक तो यही है कि फंडामेंटल राइट चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन से पूर्व भी मौजूद थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए नहीं, एक तो यही तर्क। दूसरी बात, एक और तर्क, उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं, अरे भाई संसद तो वही है, ठीक है, वही संसद जो चुनकर आई है, वही संसद अगर विधायी शक्ति का प्रयोग करे, अगर विधायी शक्ति का मतलब निर्विवाद रूप से वो विधायी शक्ति का प्रयोग कर रही है, ये सभी पक्ष मान हैं, निर्विवाद रूप से वो विधायी शक्ति का प्रयोग कर रही है, तो 2/3 मेजॉरिटी तो छोड़ो, अगर वो सर्वसम्मति से एक भी असहमत ना हो, ऐसा कोई कानून बना दे जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, ठीक है, तो सब लोग इस बात पर राजी हैं कि 13(2) लागू होगा और वो कानून नहीं बन सकता, सब लोग राजी हैं। तो कोई संविधान संशोधन ऐसा जो फंडामेंटल राइट को समाप्त करता हो, सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दिया जाए, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, सिर्फ इतने से पास कर दिया जाए और फंडामेंटल राइट को समाप्त कर दिया जाए, ये बात कहां तक तार्किक, ये तो तर्कसंगति नहीं लगती है कि वही संसद सर्वसम्मति से विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए कानून बनाए और वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दे। तो निर्विवाद रूप से सबको यह स्वीकार है कि साहब ऐसा नहीं हो सकता, 13(2) की वर्जना लागू हो रही है और संसद का बनाया कानून शून्य है, और वही संसद सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी से कोई संविधान संशोधन कर दे जो फंडामेंटल राइट को समाप्त करता हो, और आप कहते हैं कि साहब वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, तो आपकी ये बात कैसे स्वीकार हो जाएगी। तो दो बातें हैं, एक तो अच्छा, फिर उन्होंने कहा तीसरी और बात लीजिए, आप संविधान के संशोधन की प्रक्रिया इस पर नजर डालें तो आप देखेंगे वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, ठीक है, विधायी प्रक्रिया के। हम तत्कालीन की बात कर रहे हैं, अब तो 24वें के बाद फर्क आया है, हमने शुरुआत में तत्कालीन की बात की थी। उस समय जब गोलकनाथ डिसाइड हो रहा है, उस समय अनुच्छेद 368 उन्होंने कहा कि आप देखें पूरे 368 को तो जस्ट कार्बन कॉपी है विधायी प्रक्रिया की। वैसे ही संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में संविधान के संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाएगा, वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, किससे संबंधित है इससे मतलब ही नहीं, प्रस्तावित होगा। वैसे ही ठीक है, पास होगा दोनों जगह से, बस पास होने की जो मेजॉरिटी है वो बदल गई, केवल पास होने की मेजॉरिटी बदली और कुछ नहीं। उसी ढंग से राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उसी ढंग से, मीनिंग देयर बाय, जैसे वहां वो वीटो कर सकते हैं ऐसे इसे वीटो कर सकते हैं, क्योंकि वीटो नहीं करेंगे ऐसा लिखा नहीं 368 में। तो जो प्रक्रिया सेम, सब कुछ सेम, तो सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी इसके आधार पर वे संविधान के संशोधन को करके फंडामेंटल राइट को समाप्त कर सकते हैं। जबकि
अगर विधायी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो सर्वसम्मति हो तो भी नहीं कर सकते। तो ये बात अपने में विसंगतिपूर्ण लगती है, ये बात ठीक नहीं लगती है। इसलिए उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट नॉन अमेंडेबल है, ठीक है, क्योंकि संसद ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि 13(2) में स्पष्टता ये घोषित है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। और ये साबित है कि संविधायी शक्ति है ही नहीं, संविधायी शक्ति नहीं है। ये दो बातों साबित, 368 में शक्ति शब्द का उपयोग नहीं और 13(3) इंक्लूसिव, दोनों को बातों को एक साथ लें तो ये बिल्कुल तय हो जाता है कि संसद के पास कोई संविधायी शक्ति नहीं। और विधि शब्द जो उपयोग हुआ है अनुच्छेद 13 में, उसके अंतर्गत संविधान का संशोधन आता है। ये दोनों बातें बिल्कुल तय हो जाती हैं। और कोर्ट ने आपका 17वां संविधान संशोधन ओवर रूल कर दिया। ओवर रूल कर दिया मीनिंग देयर बाय ये कहा कि इस ढंग का संविधान संशोधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी शक्ति नहीं है, इसकी ताकत ही नहीं है। अब कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? अच्छा, एक चीज और कही, अब क्योंकि 17वें संविधान संशोधन को चुनौती सज्जन सिंह में भी मिली और उस समय आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, और अगर आपकी ये बात स्वीकार कर ली जाए तो मामला शंकरी प्रसाद सिंह से शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने कहा ना कि अमेंडमेंट संविधान में हो सकता है या नहीं, और हो सकता है तो किस सीमा तक। हिंदुस्तान में ये प्रश्न फंडामेंटल राइट के संदर्भों में डिसाइड हुआ है। इसलिए अगर ओवर रूल होने के संबंध में जो सामान्य सिद्धांत है उसको हम लागू कर दें तब स्थिति बहुत बदल जाएगी, ठीक है। सामान्य सिद्धांत क्या होता है? जैसे कानून की जो व्याख्या है, न्यायालय ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जिस दिन वो पहली बार किया गया था उसी दिन से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, ठीक है। अगर गोलकनाथ में कोर्ट ये कह रहा है कि संविधान का संशोधन इस प्रकार से नहीं हो सकता कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो जाए, संसद के पास कोई संविधायी शक्ति नहीं है, ठीक है। संसद संविधान का संशोधन भी विधायी शक्ति में करती है और अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द की परिभाषा है उसमें संविधान का संशोधन शामिल है। अगर ये आप कह रहे हो तो ये बात तो पहले दिन से, ठीक है, लागू है, ये माना जाएगा। कहीं आपने आज, ये अलग बात है, हम पहली बार ये माने कि तुम आदमी हो, आज हम पहली बार ये कहे कि तुम आदमी हो, तो क्या आज से तुम आदमी बने? आदमी तो तुम जन्म से हो, कहा हमने आज, ठीक है ना। और इसी तरह एविडेंस एक्ट में, ठीक है, पहले के एविडेंस, अब बीएसए की बात नहीं कर रहे, इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले चल रहा था, ठीक है, उसमें 40, 41, 42, ठीक है, 43, 44 निर्णयों की सुसंगतता, इसके बारे में बात करता था। अब भी लगभग वहीं पर है ये सेक्शन, थोड़ा बहुत एक दो सेक्शन इधर उधर हो गए होंगे। उसमें 41 के बारे में कहता था कि न्यायालय विवाह विषयक, दिवाला विषयक, नवाधिकरण विषयक, प्रोविडेंट विषयक अधिकारिताओं में जब काम करता है और किसी की कोई विधिक हैसियत है ये घोषित करता है, या किसी से कोई विधिक हैसियत ले ली गई है ये घोषित करता है, तो न्यायालय यदि अपने निर्णय में कुछ अन्यथा प्रावधानित न करे, ठीक है, तो यह माना जाएगा, ठीक है, कि न्यायालय के निर्णय के दिनांक से नहीं, पूर्व से, ठीक है ना, क्योंकि हैसियत की घोषणा तो, ठीक है, ये कहा मिस्टर ए बी की पत्नी है,
ठीक है, मिस्टर बोल गए, चलिए बदल लीजिए, पति हैं ऐसे कर लीजिए। ये आज हमने कहा तो आज से पति थोड़े हुए, वो तो विवाह के दिनांक से हुए ना। ठीक है, तो ऐसे ही अगर न्यायालय ने यह कहा है कि फंडामेंटल राइट ये नॉन अमेंडेबल है, तो ये तो पहले दिन से नॉन अमेंडेबल थे ना। और तो पहले दिन से तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का, वो नहीं हो सकता था। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 17 तक कुछ हो ही नहीं सकता था। 17 तक तो सब असंवैधानिक हो गया। और जब सब असंवैधानिक हो गया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जडे पास की गई, बहुत सारी जमीनों के अधिग्रहण हुए, बहुत सारे काम हुए। अब तो सब वापस करना पड़ेगा, और सब वापस करना पड़ेगा तो एक अव्यवस्था, एक अराजकता ये पैदा होगी। और इस अराजकता का जिम्मेदार कौन होगा? न्यायालय। हालांकि वो लेते नहीं कभी जिम्मेदारी, वो तो खाली अपना कह के बैठते हैं। भाई मणिपुर की पूरी समस्या ही इसी से पैदा हुई, ठीक है, कि इनके डिसीजन से पैदा हुई, और इनके डिसीजन से पैदा हुई। वहां अभी भी शांति है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन बस शांति सी है ऐसा बोल सकते हैं। वो तो इन्हीं के डिसीजन से पैदा हुई। कोविड में ये बहुत काबिलियत दिखा रहे थे, रोज नई बातें, रोज नई बातें। तब फिर सरकार ने सख्त रुख लिया, और सरकार ने यह कहा कि विशेषज्ञ हमें मत बताइए कि किसी स्थिति से हमें कैसे निपटना है, विशेषज्ञता हमारे पास है और ये मेरा काम है निपटना। आप ये तो नहीं, मतलब ये तो सख्त भाषा है, इस भाषा में बात की भी नहीं जाती, ठीक है, ऊपर के स्तर पर, लेकिन लगभग भाव यही था कि हमें मत बताइए। तो ये तो खाली अपना बैठकर वहां उपदेश करते हैं। तो इन्होंने उपदेश कर दिए। अब उपदेश अगर मान लिए जाएंगे तब तो देश के अंदर एक अराजकता की स्थिति होगी। तो इन्होंने ही उसका इलाज भी किया। यानी जस्टिस सुब्बा राव ने मेजॉरिटी का डिसीजन देते हुए कहा कि ये प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग होगी, ठीक है। यद्यपि जब किसी चीज की विधि मान्यता डिसाइड होती है तो वो पूर्व से डिसाइड होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि निर्णय आगे से लागू होगा और आगे से संसद इस प्रकार का कोई संविधान संशोधन नहीं करेगी जो फंडामेंटल राइट को, ठीक है, समाप्त कर रहा हूं। अब आगे से अगर संसद ऐसा नहीं करेगी तो भी, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे कोई हो प्राइम मिनिस्टर, सरकार के सामने एक समस्या तो रहेगी। सरकार को डेवलपमेंट करना है, उसके लिए उसे अस्पताल के लिए जमीन चाहिए, रेल बिछानी है, ठीक है, 20 कामों के लिए प्रॉपर्टी उसे चाहिए। और मसला राइट टू प्रॉपर्टी के संदर्भों में डिसाइड हो रहा है, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही है, अन्यथा अन्य फंडामेंटल राइट भी है। स्वतंत्रता के प्रश्न पर स्वयं इनका रुख AK गोपालन में आप देख चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले पर ये थोड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। स्वतंत्रता के मसले पर तो आप 1951 में इनकी स्थिति देख, कुछ किया ही नहीं। स्वतंत्रता के प्रश्न पर तो 1951 से लेकर 1979 तक, जब तक 1978 जब तक कि मेनका गांधी डिसाइड नहीं हुई, तब तक स्वतंत्रता के संबंध में या स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकार के संबंध में एक सही दृष्टिकोण, इसका तो अभाव रहा है हिंदुस्तान में, ठीक है। वो तो अपनाया ही नहीं गया। या बिफोर 1993 कॉलेजियम सिस्टम की तरफदारी हम नहीं कर रहे, वो तो उसके तो हम भी आलोचित, लेकिन कम से कम 1993 से पहले जिस ढंग से चीफ जस्टिस और जस्टिसों का अपॉइंटमेंट हो रहा था वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल था, ठीक है। कॉलेजियम की अपेक्षा वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल था, ठीक है। SIR पर चर्चा के बाद अब ये खूब चर्चा का विषय है आजकल सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे तो निरी पोस्टें पड़ रही हैं। उनमें असम के उन न्यायाधीश महोदय का जिक्र हो रहा है जो पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, बाद में असम हाईकोर्ट के जस्टिस हुए,
और असम हाईकोर्ट के जस्टिस होने के बाद रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया। और फिर बिहार के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर वो किसी स्कैम में फंसे हो तो उन्होंने उन्हें दोषमुक्त कर दिया, और उसके बाद वो रिटायर हो गए। तो अब तो ये चर्चा के विषय हैं, ठीक है। तो 1993 में जब कॉलेजियम सिस्टम आया, उससे पहले तो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल ढंग से सारी चीजों की नियुक्तियां हो रही थी, तब भी ये कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी पर इनका बड़ा एक्टिव रोल दिखाई दे रहा है। तो चूंकि राइट टू प्रॉपर्टी के संदर्भों में संविधान के संशोधन की चर्चा हो रही थी, इसलिए हम भी उसी की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को चीजें तो चाहिए, संपत्ति तो चाहिए डेवलपमेंट के लिए। अब गोलकनाथ के कारण राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड कर पाना असंभव हो गया, और गेहूं के साथ बथुए को पानी लगा और सारे फंडामेंटल राइट नॉन अमेंडेबल बन गए। ये सारे फंडामेंटल राइट को नॉन अमेंडेबल बना नहीं रहे थे, क्योंकि इनकी मंशा तो एक गोपालन से तय है, ठीक है। लेकिन फिर भी गेहूं के संग बथुए को पानी तो लगा, ठीक है। और 51 और 67 यानी 16 साल बाद सारे के सारे फंडामेंटल राइट नॉन अमेंडेबल हो गए। लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में बहुत ज्यादा लाभ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां तो विधि की परिभाषा इन्होंने की थी, ठीक है, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से प्राणोदैहिक स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है। तो यहां विधि का अर्थ क्या है, वहां तो बात यह थी। खैर, अब ये तो हो तो गया ही। अब सरकार के सामने एक समस्या आ गई है, इसलिए गोलकनाथ के प्रभाव को समाप्त करने की कोशिश शुरू हुई, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने ऐसा किया क्यों, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार राइट टू प्रॉपर्टी अमेंड हो रहा था, लगातार। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश अच्छे भी होते हैं, अच्छे ही होते हैं, कभी कभार तो आदमी है। इसीलिए हम कहते हैं खुदा किसी को मत मानो, आदमी ही मानो, ठीक है। तो इन्होंने ये जो सोचा था, ये कि बार बार राइट टू प्रॉपर्टी अमेंड हो रहा है, कहीं कोई समय ऐसा ना आ जाए कि संसद सभी जो फंडामेंटल राइट हैं उनको अमेंड कर दे। और उस समय ये सोच बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। आप कहेंगे अभी तो हम न्यायाधीशों की बुराई कर रहे थे, अब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। हम न्यायाधीशों की बुराई एक पर्टिकुलर संदर्भ में कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि उस समय भी आपको बोलना चाहिए था, यहां आप बोले, गलत नहीं किया आपने, यहां बोले ठीक बोले, लेकिन वहां भी बोलना चाहिए था। वहां आप नहीं बोले, इसलिए नहीं बोले क्योंकि या तो सत्तारूढ़ दल से आपके स्वार्थ सद रहे होंगे, ये कोई बात हो, लेकिन आप बोले नहीं, ये तो तय था। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं और कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो इन्होंने ये एक पॉलिसी अप्रोच इन्होंने अपनाई कि ऐसे एक दिन तो ये सारे, और उस समय ये सोचना बिल्कुल ठीक था। आज की डेट में तो पानी बहुत बह गया, आज की डेट में तो नेपाल में सिर्फ यूट्यूब और वो चीजें बंद हुई तो उस पर सत्ता परिवर्तन हो गया। तो आज फंडामेंटल राइट को अमेंड कर पाना तो किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं है। हालांकि भय ऐसे ही पैदा किया जाता है, क्योंकि भय वही लोग पैदा कर रहे हैं जो वैसा कर चुके। भाई हम तो ये सोचेंगे ही नहीं, जो हमने किया नहीं वो हम सोचेंगे क्यों। लेकिन उनके तो पूर्वज कर चुके हैं ना वो, तो वो ये सोच सकते हैं। तो आज तो किसी की औकात की बात ही नहीं, और आज किया भी नहीं जा सकता। लेकिन उस समय तत्कालीन सत्ता जो कर रही थी विभिन्न क्षेत्रों में, ये ठीक है कि राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही थी क्योंकि विकास संबंधी जरूरतें भी थी। लेकिन मंशा, इस पर सवाल उठता है, ठीक है, मंशा, क्योंकि केवल राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड नहीं किया गया। अब तो संविधान संशोधन शुरू है, बस जस्ट 1-2 दिन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे संविधान संशोधन किए गए, कैसे कैसे, ठीक है। तो मंशा, इस पर सवाल है। राइट टू प्रॉपर्टी ये नो डाउट अमेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि
विकास संबंधी जरूरतें, उसके लिए जमीन की जरूरत है, उसके लिए सारे संसाधनों की जरूरत है। तो ये एक चिंता सुप्रीम कोर्ट के मन में थी कि कहीं ऐसा ना हो सारे फंडामेंटल राइट्स को हटा दें एक दिन और ये भारत एक लोकतांत्रिक देश से तानाशाही की ओर बढ़ जाए, हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसकी प्रकृति ही परिवर्तित हो जाए। इस ठीक है बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पॉलिसी अप्रोच ये अपनाई, ठीक है, और जुडिशियल क्रिएटिविटी यानी निर्वचन के माध्यम से फंडामेंटल राइट को नॉन अमेंडेबल घोषित कर दिया। तो मेजॉरिटी डिसाइड ये कर रही थी, अब माइनॉरिटी, ठीक है, जो कमजोर नहीं है, 6-5, 6-5 था, तो 5 जज इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि ऐसे तो अगर यह मान लिया जाए कि संविधान का कोई भाग ऐसा है जिसे अमेंड ही नहीं किया जा सकता, अमेंड ही नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो फिर जो जरूरत के मुताबिक एडजस्टमेंट है ये कैसे होगा? ठीक है, अच्छा आपका एक चीज और बस यहां पर समझ लेंगे, गोलकनाथ इसमें यह डिसाइड हुआ कि संसद की कोई संविधायी शक्ति नहीं है। इसमें यह भी डिसाइड हुआ कि संसद संविधान का संशोधन भी अपनी विधायी शक्ति में करती है। इसमें यह भी डिसाइड हुआ कि संशोधन संविधान का जो है वो अनुच्छेद 13 में जो विधि की परिभाषा उसमें आता है। इसके लिए विभिन्न तर्क ये दिए गए और गोलकनाथ में यह भी डिसाइड हुआ कि संशोधन शब्द, संविधान का संशोधन, तो संशोधन शब्द स्वयं में सीमित है, ठीक है, संशोधन शब्द के अंतर्गत किसी भी ढंग से संविधान का ऐसा संशोधन नहीं आता है जिसे संविधान का बदलाव माना जाए, ऐसा संशोधन नहीं आता। आप ये नहीं कर सकते कि मेज को इस प्रकार संशोधित करें कि वो मेज ही न बचे, ठीक है, वो मेज की बजाय स्टूल हो जाए, ऐसे संशोधित आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि संशोधन शब्द स्वयं में सीमित है। संशोधन इसे किसी भी ढंग से पढ़ लिया जाए, किसी भी ढंग से पढ़ा जाए, तो संशोधन शब्द के अंतर्गत रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका संशोधन शामिल नहीं हो सकता क्योंकि संशोधन शब्द स्वयं में सीमित है। आपसे कहा गया कि आप कोर्ट में संशोधन कर सकते हैं, तो ठीक है, कोर्ट में इनोवेशन टेलर्स करते रहते हैं, कभी ठीक है डबल ब्रेस्ट का कोट आ गया, ठीक है ना, कभी कॉलर का कोट आ गया, कभी बंद गले का कोट आ गया, ये तो ठीक है, ये संशोधन है, लेकिन कोट पैंट बन जाए इसे संशोधन थोड़ी कहते हैं, ठीक है। तो गोलकनाथ में यह भी डिसाइड हुआ था कि संशोधन शब्द का विस्तार ये कितना हो सकता है और इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, यह भी गोलकनाथ में डिसाइड हुआ था, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा था, गोलकनाथ में मुख्यतः 3-4 बातें डिसाइड हुई। संसद की कोई संविधायी शक्ति नहीं, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो कुछ लिखा है उसके यानी विधि शब्द की परिभाषा में आपका संविधान का विधि शब्द की परिभाषा में संविधान का संशोधन आता है। 2 बातें। तीसरा, संशोधन शब्द स्वयं सीमित है, ठीक है ना। जब आप लिखते हैं कि गोलकनाथ में 4 बातें डिसाइड हुई तो बस एग्जामिनर को देख के लग जाता है कि आपको गोलकनाथ पूरी तरह पता है, ठीक है। तीसरी बात डिसाइड हुई गोलकनाथ में कि संशोधन शब्द स्वयं सीमित है, इसमें संविधान के किसी महत्वपूर्ण भाग का परिवर्तन नहीं आता,
ठीक है ना। और चौथी बात उन्होंने कही थी कि अगर संविधान के महत्वपूर्ण भागों में परिवर्तन आपको करना है तो फिर दोबारा से संविधान सभा बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। और आपको दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, ठीक है। संविधान के महत्वपूर्ण भागों में संशोधन करने के लिए यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। ये 4 बातें मुख्यतः डिसाइड हुई कि अगर आप, और उनका फंडामेंटल राइट, ये संविधान का ऐसा ही भाग है कि इसमें अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो आप संविधायक शक्ति के अंतर्गत 3/4 वो 2/3 बहुमत से ये नहीं कर सकते, इसके लिए भी संविधान सभा बनानी पड़ेगी। ये 4 बातें कही। ये भी अब तक में खूब पूछा जाता है कि संविधान सभा बनाने की बात ये किस वाद में कही गई, तो गोलकनाथ में कही है कि जो है नई संविधान सभा जो बनानी पड़ेगी, और यही बनाना चाहिए आपको। जो माइनॉरिटी है उसने ये कहा, ठीक है, कि भाई अगर संविधान में संशोधन शब्द अपने में सीमित है, ठीक है, इसलिए छोटे मोटे एडजस्टमेंट यही सिर्फ किए जा सकते हैं, बाकी कोई संशोधन किए ही नहीं जा सकते। और संसद की कोई संविधायक शक्ति है ही नहीं, सिर्फ विधायी शक्ति है। तो जो संविधान है उसे वक्त जरूरत संशोधित किया ही नहीं जा सकेगा, और फिर वो प्रकृति से स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है ना, डायनेमिक नहीं रहेगा, यानी उसमें गतिशीलता समाप्त हो जाएगी। घटनाओं के या सामाजिक परिस्थितियों के मुताबिक अगर उसमें संशोधन की जरूरत पड़ी तो ये हो ही नहीं पाएंगे। और माइनॉरिटी ने यह भी कहा कि बात ही गलत है शुरुआत से कि संसद के पास संविधायक शक्ति नहीं है, जहां प्रक्रिया दी गई वहीं संविधायक शक्ति है, ठीक है। उन्होंने कहा कि 248 नहीं 368 में ही शक्ति है, क्योंकि वहीं उन्होंने कहा कि संसद इस तरह संविधान का संशोधन कर सकती है, तो कर सकती है मीनिंग देयर बाय शक्ति वही है, ठीक है ना। क्योंकि सकना ये शब्द जो है सामर्थ्य को ही दर्शित करता है, तो ताकत है वहां, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने कही, ये जो आप कहते हैं कि साहब जो है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया इसमें कोई अंतर ही नहीं है, इसलिए यह माना जाएगा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द के अंतर्गत आएगा, तो उन्होंने कहा यह बात भी गलत है। कारण यह है कि जब विधायन होता है तो विधायन की प्रकृति, और जब संविधान का संशोधन कर रहा है तो प्रक्रिया भले ही एक हो, ठीक है, प्रक्रिया भले ही एक हो, लेकिन प्रक्रिया जिस लिए चलाई जा रही है, ठीक है, वो विषय वस्तु गुणवत्ता और प्रकृति के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। विधान का निर्माण वो बिल्कुल अलग बात है, और संविधान का संशोधन ये बिल्कुल अलग बात है। तो खाली प्रक्रिया एक होने से विषय वस्तु गुणवत्ता और प्रकृति के दृष्टिकोण से एक हो गई, ये कैसे मानना है। तो माइनॉरिटी जो 5 जजों से मिलकर बन रही थी, उन्होंने यह माना कि नहीं, संसद की संविधायक शक्ति है और संविधान का संशोधन संसद विधायी शक्ति में नहीं, अपनी संविधायक शक्ति में ही करती है, और उसे किसी भी भाग का संशोधन करने की अनुमति है। वो कोई भी भाग संशोधित कर सकती है, लेकिन इसमें भी दिक्कत तो है ही है, ठीक है, इसमें भी समस्या तो है, क्योंकि सज्जन सिंह में मधोलकर जज की बात याद रखिए, ठीक है, कि भाई संशोधन, ये बात तो माइनॉरिटी की भी ठीक है कि संशोधन ये शब्द स्वयं में सीमित है, आप ऐसे कैसे संशोधित कर देंगे कि कोट पैंट बन जाए। अगर आप ये कह रहे हैं कि संसद किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है माइनॉरिटी जजेस के मुताबिक, तो वो कुछ भी कर सकते हैं।
और जब कुछ भी कर सकते हैं तो वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कर सकते हैं। लेकिन इस विषय पर माइनॉरिटी ने कुछ नहीं कहा कि क्या नहीं कर सकते। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि संशोधन शब्द के अंतर्गत संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकते, बस यहीं चुप हो गए। यह नहीं बताया कि अगर वे ऐसे भागों को संशोधित करें जो संविधान के स्वरूप को बदल देंगे, उसकी प्रकृति को बदल देंगे, तो क्या उसे संशोधन माना जाए? वो तो फिर परिवर्तन है, संशोधन कहां है भाई? संशोधन और परिवर्तन इसमें फर्क है, फिर तो वो परिवर्तन होगा। क्या ये कर सकते हैं? इस पर माइनॉरिटी ने कुछ नहीं कहा। आप जानते हैं मेजॉरिटी डिसीजन लागू होगा, तो मेजॉरिटी डिसीजन में 4 बातें मुख्यतः आई। संशोधन शब्द सीमित है, इसके अंतर्गत इस प्रकार के छोटे मोटे एडजस्टमेंट तो किए जा सकते हैं, लेकिन राज्य व्यवस्था की प्रकृति को परिवर्तित कर देने वाले संशोधन नहीं किए जा सकते। संसद की संविधायिक शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत संविधान का संशोधन आता है, और अगर आप संविधान के बेसिक्स को, उसकी राज्य व्यवस्था जिन पिलर्स पर खड़ी है, उनमें संशोधन करना चाहते हैं, तो आपको संविधान सभा का गठन करना होगा, यह कहा। लेकिन समस्या फिर भी वही रही। चलिए संविधान सभा गठन कर देते हैं, कौन करेगा? सवाल ये उठेगा ना, कौन करेगा? तो संसद ही करेगी, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि संसद को संविधान सभा का गठन करना चाहिए। तो कैसे होगा भाई? संसद संविधान सभा का गठन कैसे करेगी, ये सवाल उठेगा ना। क्या संसद लोगों का, ठीक है, मनोनयन ये करेगी कि भाई तुम संविधान सभा के सदस्य, तुम संविधान, तो फिर हम क्यों नहीं? ये सवाल उठेगा। फिर तो आप चुनाव ही कराना एकमात्र विकल्प बचा, इसके अलावा तो कोई विकल्प ही नहीं। आपने चुनाव करा दिया तो संसद का भी तो चुनाव ही हुआ, ठीक है। जब संसद का चुनाव हुआ तो उसी को कर लेने दो ना संविधान सभा का, वो संविधान सभा की तरह काम, यानी संविधान का संशोधन उसी को कर लेने दो ना। ये दोहरा दोहरा करने की क्या आवश्यकता? ठीक है। अब आप कहेंगे नहीं, संसद में के चुनाव में, सांसदों के चुनाव में सबने वोट नहीं दिए थे, तो क्या जरूरी है कि संविधान सभा के लिए जब चुनाव होगा तो सब वोट देंगे? और वो भी हिंदुस्तान में जहां पतंगे उड़ाते हैं, वोट देने नहीं जाते। वो भी हिंदुस्तान में जहां लोगों को राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों का महत्व ही नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो 1975 में जो कुछ इंदिरा गांधी ने किया, उसका तो इंदिरा गांधी जीवन में सत्ता में आती नहीं, जीवन में नहीं आती। हम लोग पढ़ चुके हैं आपातकाल, और अभी देखेंगे आपातकाल में जो संविधान के संशोधन किए, 39वां 42वां भी पढ़ेंगे। खून न जल जाए। अगर आप एक ठीक तर्कशील व्यक्ति हैं, जेन्युइन आदमी, तो उस भाषा को पढ़कर खून न जल जाए तो बताइएगा। उसके बाद जीवन में सत्ता में नहीं आना चाहिए। और अगले ही बार 1980 में ह्यूज मेजॉरिटी के साथ वापस, तो जहां, ठीक है, देश की राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को इतने हल्के में लिया जाता हो, वहां आप संविधान सभा का गठन करेंगे कैसे? क्या कौन सा ऐसा तरीका आप लाएंगे, ठीक है, जिसके आधार पर आप संसद का गठन जिस तरह आपने किया उससे अधिक जन सहभागिता के साथ संविधान सभा का गठन कर देंगे? ऐसा कौन सा तरीका आप नया लेकर आएंगे? ठीक है। अच्छा चलो ले भी आए, चलो ऐसे आ जाओ, ले आए, आपने बना दी संविधान सभा,
तो किसने बनाई? संसद ने ना। संसद के अधिनियम से संविधान सभा गठन हुआ। तो जो काम संसद खुद नहीं कर सकती थी वो उसके द्वारा गठित संविधान सभा कैसे कर देगी? क्योंकि प्रत्यायोजन, भाई संसद ने शक्ति प्रत्यायोजित की ना संविधान सभा को, तो संसद के पास जो शक्ति नहीं थी वो संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के आधार पर बनी संविधान सभा के पास कैसे हो जाएगी? ठीक है, ये बात ही गलत है। अच्छा चलो, वो भी हो गया, ये भी दरकिनार कर देते हैं। अब नई संविधान सभा ने कुछ करना शुरू किया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को फिर लगा कि नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है। तो अभी संविधान नया बन तो नहीं गया, अभी तो यही सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। अब वो उसने फिर कह दिया कि भाई संशोधन के अंतर्गत संविधान सभा गठन तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है भाई, पुनर्विलोकन की शक्ति तो उनके पास है ना। फिर उनने यही कह दिया कि साहब जो है वो संविधान सभा गठन नहीं हो सकता, संशोधन की शक्ति में संविधान सभा का गठन नहीं हो सकता, ये उन्होंने फिर कह दिया। तो फिर क्या होगा? तो कुल मिलाकर इन बातों के कोई जवाब है ही नहीं। तो जो गोलकनाथ का मामला है, ये जुडिशियल क्रिएटिविटी का फाइन उदाहरण है। ये बात सही है, इतना तो तय है कि जो कुछ किया गया न्यायालय के द्वारा अच्छी मंशा के साथ किया गया। ठीक है, अन्य क्षेत्रों में वो अच्छी मंशा का प्रदर्शन करने में भले ही असफल हुए हो, लेकिन यहां अच्छी मंशा के साथ किया गया, ये बात सही है। क्योंकि हमने कहा कि सज्जन सिंह या शंकरी प्रसाद सिंह में जो कुछ डिसाइड किया गया अच्छी मंशा के साथ डिसाइड किया गया, ठीक है, लेकिन जो तर्क दिए जा रहे थे, ठीक है, कि 13(3) में विधि की परिभाषा, इसके अंतर्गत ये सब बातें ठीक नहीं थी, लेकिन इन्हीं बातों को गोलकनाथ ने स्वीकार कर लिया। इसलिए गोलकनाथ एक अच्छी मंशा से डिसाइडेड मुकदमा है, लेकिन जो तर्क दिए गए वो तर्क ठीक नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उन तर्कों के आधार पर अगर चले तो सारा मामला उलझ कर रह जाता है। ये भाई सीधी बात है, संशोधन उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत तो छोटे मोटे संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक, संविधान शक्ति है नहीं। ठीक है, 13(3) में संशोधन शब्द आता है, संविधान का संशोधन विधि शब्द, ठीक है, 13(3) में विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण भागों में संशोधन करना तो संविधान सभा इसका गठन करना पड़ेगा। अगर संविधान सभा का गठन करें तो ये दिक्कतें आ जाती हैं। तो संविधान सभा गठित हो नहीं पाएगी, तो फिर महत्वपूर्ण भागों में संशोधन कैसे होगा अगर जरूरत पड़ गई? यह प्रश्न फिर जस का तस ही रह जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि गोलकनाथ अच्छी मंशा से, ठीक है, निर्णित एक ऐसा मुकदमा है जो न्यायिक सृजनात्मकता यानी जुडिशियल क्रिएटिविटी, इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, और पॉलिसी अप्रोच, ठीक है, नीति संबंधी दृष्टिकोण के साथ डिसाइड है और फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों को दर्शित करता है न्यायपालिका के द्वारा। लेकिन फिर भी इसने देश में जो वातावरण है इसको अस्थिर किया और ये सुव्यवस्था लाने की ओर एक कदम नहीं माना जा सकता, और इसने न्यायालयों पर भार भी बढ़ा दिया। कारण यह है कि अब अगर कोई जरूरत पड़ी कि अमुक कानून बचाया जाए, कोई कानून बना वो फायदे में है, ठीक है, लोगों के, और फंडामेंटल राइट पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है, तो न्यायालयों के ऊपर यह अतिरिक्त भार आ गया कि उस कानून को बचाने के लिए वो पिथ एंड सबस्टेंस, कलरेबुल लेजिस्लेशन, ठीक है, पृथककरणीयता, आच्छादन का सिद्धांत,
आदि आदि युक्तियों का प्रयोग करके उसे जैसे तैसे बचाएं, अन्यथा स्थिति यह बनेगी कि जैसे वो फंडामेंटल राइट के विरोध में जाएगा फट से शून्य, जैसे फंडामेंटल राइट के विरोध में जाएगा तुरंत शून्य। और इवन यही स्थिति कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी होगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर गोलकनाथ ने न्यायालयों पर भार बढ़ा दिया और समाधान के तरफ या समाधान की ओर कोई कदम उठाया यह नहीं कहा जा सकता, ठीक है। संविधान सभा के गठन के परामर्श के साथ तो यह बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता, ठीक है। भाई संविधान सभा गठन करके होगा क्या, कुछ भी तो नहीं हो सकता। और जो संसद संविधान का संशोधन छोटे मोटे एडजस्टमेंट करके कर सकती है, वो संविधान सभा गठन कर पाएगी, इसमें भी तो संदेह ही है, ठीक है ना। किसी समय जब लगा सुप्रीम कोर्ट को कि जो नई संविधान सभा आई है वो गड़बड़ कर रही है, तो वो कह देंगे संसद संविधान सभा गठन कर ही नहीं सकती संशोधन शब्द के अंतर्गत, करेगी तो संशोधन शब्द के अंतर्गत, संविधायी शक्ति है नहीं, विधायी शक्ति के अंतर्गत करेगी। फिर वही समस्या आ गई, किसी भी दिन कुछ भी कह देंगे, तो समाधान नहीं हुआ। लेकिन खैर डिसाइड तो हो ही गया। तो 1967 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में महत्वपूर्ण वर्ष है। अब 67 में ही इस गोलकनाथ के डिसाइड होने के बाद एक बापूनाथ पाई नाम के एमपी थे, केरल से हो या कर्नाटक से हो, बापूनाथ पाई थे, ठीक है। देख लीजिएगा का किस राज्य से थे, किस दल से थे, चाहे स्वतंत्र पार्टी के एमपी थे। उन्होंने एक बिल लोकसभा में पेश किया, और आपको मालूम है सरकार के अलावा जो बिल पेश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया लोकसभा में गोलकनाथ के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, लेकिन वो प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हो सका, ठीक है ना। क्योंकि सरकार का, हमने आपको जो प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में चर्चा की थी, तो हमने आपसे कहा था कि सरकार जब तक समर्थन नहीं करती प्राइवेट मेंबर बिल का, तब तक उसका पास होना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि प्राइवेट मेंबर बिल के आधार पर देश में कानून नहीं बने ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल के आधार पर जो कानून बनते हैं उनमें अप्रत्यक्ष समर्थन सरकार का रहेगा। आप ये पूछेंगे कि सरकार का अप्रत्यक्ष समर्थन क्यों, प्रत्यक्ष क्यों नहीं, सर भाई वही खुद ही ले आए। इसलिए नहीं है क्योंकि कई ऐसे विषय होते हैं जो सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण से कानून के द्वारा नियंत्रित होने चाहिए, लेकिन लोकमत उस सुधार के खिलाफ होता है और सरकार सत्ता में बने रहना चाहती है। लोगों को राज व्यवस्था की 2 पैसे भर तमीज है नहीं, तो सरकार क्या करती है, किसी से प्राइवेट मेंबर से बिल रखवा दिया, अखबारों में आता उन्होंने रखा, और 2 पैसे तमीज तो है नहीं हिंदुस्तान में किसी को भी, तो वो ये मानते हैं उन्होंने रखा, सरकार से क्या मतलब, सरकार ने पीछे से, क्योंकि सरकार तो बहुमत में है ही, 2 मिनट में पास हो गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम ऐसे ही पास हुआ, क्योंकि लोकमत आज भी दहेज के कितने खिलाफ है, सब ले रहे, सब दे रहे। कौन है जो दहेज के बिना, कौन है, तो मेरा मतलब अगर टोटल विवाहों में देखेंगे, ठीक है, तो पॉइंट उसमें भले ही निकल आए प्रतिशत कि बिना दहेज के शादी हुई हो, वो दहेज किस नाम पर दिया गया वो बात अलग है, नाम कोई दे दें आप उसे, लेकिन दहेज तो लिया ही जा रहा, दहेज तो दिया ही जा रहा। तो प्राइवेट मेंबर बिल इसलिए रखवाती है सरकार, पास भी होते हैं, लेकिन वो सरकार जब ऐसी स्थितियां होती तो पीछे से रखवा दिया, पास करा दिया, बात खत्म। बोले हमने तो किया ही नहीं, हमने कहा किया, वो तो उनने रख दिया और पास हो गया। और हिंदुस्तान की जनता को 2 पैसे पर तमीज ही नहीं, डिसाइड कोर्ट करता है, वो सरकार को गालियां देते हैं, ठीक है। तो यहां तो यही स्थिति है, यहां तो सरकार को राजा मान रहे हैं कि जैसे राजा जो कुछ चाहे तो कर सकता है, वही सरकार, तो सरकार ये करती है। फिर तो प्राइवेट मेंबर बिल एक रखा गया, लेकिन ना पास होना था ना हुआ। लेकिन 1967 के बाद 1971 इसमें चुनाव हुए और इंदिरा गांधी ह्यूज मेजॉरिटी के साथ वापस आ गई, ठीक है, देश की प्रधानमंत्री फिर वो हो गई। और उसके बाद
उन्होंने वो सब कुछ किया हिंदुस्तान में जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तभी उन्होंने आपातकाल और सारी चीजें की अपना, ठीक है। तो 1971 में उनके कानून मंत्री के द्वारा 24वां संविधान संशोधन रखा गया और जो जो बातें गोलकनाथ में कही गई थी ये साबित करने के लिए कि संसद के पास कोई संविधायक शक्ति नहीं है, वो सब कुछ, ठीक है, 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ दी गई। जैसे सबसे पहले 24वें संविधान, सबसे पहली बात उन्होंने संसद की कोई संविधायक शक्ति नहीं है इसे साबित करने के लिए कहा था कि 368 में प्रक्रिया दी है, शक्ति नहीं, तो उन्होंने 24 में से लिख दिया शक्ति और प्रक्रिया, शक्ति और ये दो शब्द जोड़ दिए। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि संसद की विधायी शक्ति, ठीक है, सिर्फ ये विधायी शक्ति ही है और इसी में वो संविधान का संशोधन करते हैं, क्योंकि विधायन की प्रक्रिया और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया एकदम एक जैसी है, तो एकदम एक जैसी न रहे इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वहां और तो कुछ नहीं किया, ये कर दिया कि संविधान का संशोधन करके जब दोनों सदन भेजेंगे राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होंगे, ठीक है, इन्हें उनको वीटो समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये अंतर उन्होंने पैदा कर दिया और फिर एक चीज और 368(3) ये जोड़ दी, 368(3) जोड़ दिया, ये लिख दिया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान के संशोधन को लागू नहीं होगी, और उधर अनुच्छेद 13 में 13(4) जोड़ दिया, ठीक है, और लिख दिया कि संविधान का संशोधन इस अनुच्छेद के अर्थ के अंतर्गत विधि नहीं है, ठीक है, यह लिख दिया। तो इस ढंग से आप देखेंगे कि उन्होंने जो संविधान का संशोधन करने का मामला था उसको संसद की विधायी शक्ति से बिल्कुल पृथक कर दिया, ठीक है, और 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से गोलकनाथ में जो जो कहा था उसको खत्म कर दिया और 25वां संविधान संशोधन भी इसी समय पास किया, ठीक है, और 25वें संविधान संशोधन से फिर राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड कर दिया और राइट टू प्रॉपर्टी में क्या जोड़ दिया, प्रतिकर शब्द के स्थान पर अमाउंट 31(2) में, उसकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं हम लोग, और 31C ये जोड़ दिया, और 31C जोड़ने का प्रभाव क्या हुआ कि 39B और 39C इसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है उसमें जो कुछ कहा गया है उस बात के प्रमोशन के लिए अगर कोई कानून बनेगा तो उसे 14, 19, ठीक है, और 31, क्योंकि उस समय 31 समाप्त तो हुआ नहीं था, 14, 19, 31 के आधार पर किसी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो 24वां और 25वां संविधान संशोधन एक साथ कर दिए गए और 25वां संविधान संशोधन ही हमने आपको पहले भी कहा है वो पहला संविधान संशोधन है जिसमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट पर अधिमान दे दिया गया था, ठीक है, पहला संविधान संशोधन वही है 25वां जिससे ये स्थिति बनी। तो 24वां और 25वां संविधान संशोधन इसको फिर से चुनौती मिली किसमें, गोलकनाथ में, और बस अब गोलकनाथ में ही बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आ जाएगा, उसके बाद ठीक है शेष बात हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।